Good morning, all. Welcome back to my channel PhD Guruji, which means Physical and Health Development. तो बच्चों, आज मैं आपके लिए सैम्पल पेपर का कंपैरिजन लेके आया हूँ। कुछ चेंजेस किए हैं CBSE ने। ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2019-20 का क्लास 12th का पेपर है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइम अलाउडेड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। यहाँ पे बच्चों जो नया पैटर्न आपके पास में आया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, स्लाइड चेंजेस हैं पैटर्न में। तो आज की क्लास क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, CBSE ने कैसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया है या रिलीज़ किया है, उस पर हम बात करेंगे। तो बच्चों, ये पुराना पैटर्न है, आपको दिख रहा होगा। सामान्य निर्देश क्या हैं? प्रश्न पत्र में कुल 34 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 21 से 30 तक 3 अंक के हैं, जिनका उत्तर 80 से 100 शब्दों में दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 31 से 34 तक 5 अंक का है, जिनका उत्तर 150-200 शब्दों में दिया जाना चाहिए। यही इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। इस पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए अब मैं आपको जो ये पैटर्न था, जो नया पैटर्न आपके पास में आया है, उसको दिखाना चाहूँगा। तो ये बच्चों CBSE ने कल ही रिलीज़ किया है जो फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट कोड है 048, मैक्सिमम मार्क्स 70, टाइम 3 आवर्स। यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा होगा, पहला पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड ऑल आर कंपलसरी। पहले आते थे 34, अब आएंगे आपके पास में 30 क्वेश्चंस। सेकंड वन है क्वेश्चन 1 to 12 कैरी 1 मार्क ईच एंड आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले आपके पास में 20 क्वेश्चंस MCQs टाइप आते थे, अभी आपके पास में ओनली 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। नंबर थर्ड है बच्चों क्वेश्चन 13 to 16 कैरी 2 मार्क्स ईच एंड शेल नॉट एक्सीड 40-60 वर्ड। पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था उसमें 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता था, पैटर्न वैसा नहीं था। अभी इन्होंने इंक्लूड करा है 13 to 16 के बीच में जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क के होंगे और आपको 40 to 60 वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन करना है। नंबर फोर्थ है क्वेश्चन 17 to 26 कैरी 3 मार्क्स ईच एंड शेल नॉट एक्सीड 80 to 100 वर्ड्स। इसका मतलब है बच्चों कि 17 से 26 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क के होंगे, 3 नंबर के होंगे, 3 अंक के होंगे, और उनको आपको 80 से 100 वर्ड्स में शब्दों में एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 कैरी 5 मार्क ईच एंड नॉट एक्सीडेड 150 to 200 वर्ड्स। 27 से लेकर 30 तक 5 नंबर के होंगे, 5 अंकों के होंगे क्वेश्चंस, और आपको 150 और 200 वर्ड्स में शब्दों में इनकी व्याख्या करनी है। तो बच्चों, हम जो सैम्पल पेपर आया है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके पास में कि जो सैम्पल पेपर आया है वो कैसा होगा, और इसमें आपको सैम्पल पेपर को देख के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आफ्टर 5th यूनिट हैं। तो आप ये ना सोचें कि सैम्पल पेपर टफ आया है या इसमें तो हमें कुछ नहीं आता, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आपका ये सैम्पल पेपर जो है ये फाइनल एग्ज़ाम पेपर के बेस बना है, उसको बेसिस रखे हैं इन्होंने। तो आप देखेंगे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 to 12 क्या है बच्चों? 1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंटरवल ट्रेनिंग इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग। इंटरवल ट्रेनिंग क्या डेवलप करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, एजिलिटी, जो एजाइलनेस होती है, जिसको हम चुस्त रहना कहते हैं, फुर्तीला कहते हैं,
सी ऑप्शन है इंड्योरेंस, इट मीन्स सहनशीलता। डी ऑप्शन है स्पीड, गति। तो जो इंटरवल ट्रेनिंग है बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से, यूनिट 10 से, और ये आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है वो इंड्योरेंस को डेवलप करती है। इंड्योरेंस मतलब होता है सहनशीलता। जब हम लंबे समय तक कोई काम करते हैं अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, तो उसको हम कहते हैं इंड्योरेंस। और फर्स्ट वन क्वेश्चन के और मैं या जो अथवा में दिया गया क्वेश्चन है वो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड। मैंने अभी आपको यही बताया कि रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड, इसका आंसर भी होगा इंड्योरेंस। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, एजिलिटी। तो जो इसका आंसर होगा सहनशीलता। रेजिस्टेंस एबिलिटी, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोधक क्षमता, कुशलता। अगेंस्ट फटीग मतलब जो थकान है उसके विरोध में, जो हमारे पास में प्रतिरोध में जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंड्योरेंस कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन इट्स। तो बच्चों ये जो न्यूटन के लॉज हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे, या जो साइंस साइड के बच्चे हैं जिन्होंने गति के नियम पढ़े हैं, लॉ ऑफ मोशंस पढ़े हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान है उनके लिए। जनरली 9th-10th में भी ये जो लॉ ऑफ मोशंस होते हैं उनको हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को बताता है, और इसके ऑप्शन है डेंसिटी, मास, शेप, वॉल्यूम। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है मास। थर्ड वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड आर। बच्चों ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो आपके पास में चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में, एक इंडिविजुअल में स्पीड बहुत ज़्यादा है, गति वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं उसके शरीर से रिलेटेड कि जो उसको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन है आपके पास में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, सेकेंड वन ऑप्शन है बॉडी वेट, थर्ड वन ऑप्शन है मसल कंपोजिशन, एंड डी है बोथ ए एंड सी। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ, व्हाट इज़ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ बॉडी वेट, व्हाट इज़ मसल कंपोजिशन। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है। जब हम हायर स्पीड के साथ शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। इसको हम स्ट्रेंथ और स्पीड का प्रोडक्ट भी मानते हैं, या जब हम स्पीड और स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जैसे कि हम ब्रॉड जंप करते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते हैं, तो उसमें भी हमें थाइस की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, जिसकी थाइस मसल्स में जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो बच्चा ज़्यादा दूर तक कूद पाएगा। ओके। बॉडी वेट आपका बॉडी का भार है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मसल कंपोजिशन, मसल कंपोजिशन बच्चों एक अच्छा टर्म है। मसल, जो हमारी मसल्स है वो वाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर से मिलके बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति में, जिस इंडिविजुअल में रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा होती हैं वो डोमिनेटिंग होता है लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करने के लिए, इट मीन्स उसमें एंड्योरेंस ज़्यादा होगा। और जिसमें वाइट मसल्स फाइबर ज़्यादा होते हैं, सफ़ेद रेसे वाले तंतु ज़्यादा होते हैं, वो स्पीड के लिए डोमिनेटिंग होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि हमें स्पीड के लिए एक तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए मसल्स की, और एक मसल कंपोजिशन डिटरमाइन करता है। अगर उसमें वाइट मसल्स फाइबर हैं इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली स्पीड वाले इवेंट में अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड सी। इट मीन्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ प्लस मसल कंपोजिशन डिटरमाइन करेंगे स्पीड को। इसी के और में क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शनल में क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, बोन कम्स आउट ऑफ द सॉकेट इन हिप डिसलोकेशन। तो कौन सी बोन ऐसी है जो
सॉकेट से बाहर आ जाती है, जिसको कि हिप डिसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। तो जनरली बच्चों जो हमारे थाई बोन है और लॉन्गेस्ट वन बोन है ह्यूमन बॉडी में, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फीमर। ह्यूमेरस होती है आपकी अपर आर्म की बोन, टिबिया और फिबुला होती हैं नी के नीचे वाली बोन्स जो फीमर से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ड मैसो इन मैसोमॉर्फ इज रिलेटेड टू। बच्चों ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी वाले चैप्टर से है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। द वर्ड मैसो इज मैसोमॉर्फ इज रिलेटेड टू फैट, लीन, मस्कुलर, नन ऑफ द अबव। जो मैसो वर्ड है बच्चों, यहाँ पे ये मैसोमॉर्फ जो लिया गया है, ये सेल्डन एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने 3 टाइप्स के बॉडी टाइप्स बताए हैं जिसमें एक्टोमॉर्फ, मैसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ आते हैं। तो एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जो लीन होते हैं, हाइट में अच्छे होते हैं, स्लिम होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है। मैसोमॉर्फ होते हैं जो एथलेटिक होते हैं, मस्कुलर होते हैं, और जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो थोड़ा फ्लफी होते हैं या फैटी होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो सी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा मस्कुलर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अ पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंस कैन बी ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम। यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए जो चैप्टर है, उसमें ये कॉन्सेप्ट हैं आपके पास में, ODD, ADSD, OCD, SPD। तो बच्चों अ पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंस कैन बी ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ODD, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसकी मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। It is called by this name because children who have these disorders always tend to disturb those around him. A positional defiant disorder is one of the most common mental health disorder found in children and adolescents. तो बच्चों जो ODD है वो क्या है कि जिस बच्चे में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि जो भी उनके आसपास हों उनको परेशान करना है, डिसओबे करना है, तो वो कहलाता है ODD। नेक्स्ट वन है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है वो बच्चों इससे रिलेटेड है जिन बच्चों में इन अटेंटिवनेस होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है एंड इम्पल्सिवनेस होती है। इट मीन्स कि जो बच्चे लॉन्ग ड्यूरेशन तक या थोड़ी सी ड्यूरेशन तक शांत तरीके से बैठ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, तो उनको हम कहते हैं कि ये ADHD से ग्रसित हैं। नेक्स्ट वन है बच्चों OCD, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या है, इसमें अनवांटेड थॉट्स आते हैं बच्चों, और जनरली फिर जिस व्यक्ति को ये OCD वाला डिसऑर्डर होता है तो उसको हमेशा अनवांटेड थॉट्स आते हैं और फिर वो उनको हटाने के लिए रिपीटेटिव बिहेवियर परफॉर्म करता है। जब हम ऑनलाइन क्लास लेते थे तो एक बच्चे ने मुझे बताया था कि जो दीपिका पादुकोण जी हैं उनको भी OCD है। इट मीन्स इसमें एक एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे कि बच्चों इसमें अनवांटेड थॉट्स आते हैं कि हम किसी भी वस्तु को छू रहे हैं, कोई भी एक मटेरियल है उसको हम छू रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको छू रहे हैं, तो उससे हमारे हाथ में जम्स आ जाएंगे या कीटाणु आ जाएंगे। तो बच्चों इसमें क्या व्यक्ति क्या करता है, बार बार अपने हाथों को धोने लगता है, तो ये रिपीटेटिव परफॉर्म करेगा, तो इसको कहते हैं OCD। इसी के बाद है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या है बच्चों, डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस। जो भी हमारे पास में सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके द्वारा जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें सूचना मिलती है, जैसे कि कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु ठंडी है, ये इन्फॉर्मेशन हमें स्किन के द्वारा मिल रही है, सेंस ऑर्गन के द्वारा मिल रही है।
टच हम कर रहे हैं तो मिल रही है। तो जब हमें ये फील ना हो, किसी भी एक व्यक्ति को ये फील ना हो कि ये वस्तु गर्म है, ये वस्तु बहुत ठंडी है, या हमारी स्किन कट गई है, तो ये होना चाहिए, या सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक रिसीव नहीं हो पा रही है, सही ढंग से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये एसपीडी डिसऑर्डर से ग्रसित है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ बाई। मेरे पहले लेसन में, पहले वीडियो में मैंने भी बताया था बाई क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट वन ऑप्शन है इट्स अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्चर, पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स, एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट प्ले इन इनिशियल राउंड। डी है प्लेसिंग ऑफ टीम्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो बच्चों मैं डी से स्टार्ट करता हूँ। प्लेसिंग ऑफ टीम्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड सीडिंग। फाइन। C1 है एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट प्ले इन इनिशियल राउंड और फर्स्ट राउंड। जो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलते या इनिशियल राउंड में नहीं खेलते उसी को क्या कहा जाता है, बाई कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू। डिसलोकेशन का क्या मतलब होता है कि अपनी जगह से हट जाना, डिसलोकेट हो जाना। तो बच्चों जब बोन अपनी जगह से हट जाती है तो जनरली बोन कहाँ से हटती है, जो जॉइंट है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये जब डिसलोकेट हो जाते हैं तो इसको कहते हैं डिसलोकेशन। तो ये क्या कौन सी इंजरी कहलाएगी, जॉइंट इंजरी कहलाएगी। इसके ऑप्शनल में क्वेश्चन है फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन इंटर्स अनदर बोन। तो बच्चों यहाँ पे चार टाइप के हमारे पास में ऑप्शन है। सिंपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। तो सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है बच्चों, सिंपल फ्रैक्चर होता है जब जनरली बोन टूट जाती है या उसमें एक लाइन पड़ जाती है जिसको हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो इसे हम नॉर्मल फ्रैक्चर कहते हैं, सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं, जो जनरली गिरने से हो जाती है, ग्राउंड पे हो जाती है, जो नॉर्मल होता है उसे हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है बच्चों, जब बोन और स्किन दोनों टूट जाएं, इट मीन्स कि बोन स्किन से बाहर आ जाए। तो जब ये ऐसा कुछ कंडीशन हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ में तो उसे कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या है, जब ब्रोकन बोन इंटर्स अनदर वन, एक दूसरे में घुस जाती हैं टूट कर, उसे कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है बच्चों, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और एक वीकनेस की वजह से होता है। इसमें बोन एक साइड से बैंड हो जाती है तो उसको कहते हैं हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। 8th वन क्वेश्चन है एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। पहले मैं इसका हिंदी अनुवाद कर दूं। ऐसी क्षमता जो स्टेशनरी पोजीशन है, मतलब जहाँ पे हम स्टैंड अप थे, अपराइट थे, मतलब जहाँ पे हम रुके हुए थे, स्टेशनरी पोजीशन थी, रेस्ट वाली पोजीशन थी, वहाँ से लेकर हम जब मैक्सिमम स्पीड को प्राप्त करते हैं तो वो कौन सा एबिलिटी कहलाती है। स्पीड इंड्योरेंस, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, मोमेंट स्पीड। तो बच्चों इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी। जैसे कि आप बाइक को देखते होंगे, बाइक जब हम स्टार्ट करते हैं तो रेस्ट की पोजीशन में रहती है, स्टेशनरी पोजीशन में रहती है, उसके बाद हम एक्सेलरेट करते हैं उसे, तो वो क्या करती है, एक स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड की तरफ को बढ़ती है। तो ये आंसर होने वाला है यहाँ पे एक्सेलरेशन एबिलिटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू प्लेस्ड फॉर मेल इन VO2 मैक्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको VO2 मैक्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो VO2 मैक्स फॉर्मूला है उसमें मेल की वैल्यू है 1, फीमेल की वैल्यू है 0। तो आंसर है यहाँ पे 1। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वन ऑफ द पॉसिबल कॉज फॉर ओबेसिटी कुड बी। ओबेसिटी मोटापे के लिए कौन सा एक कॉज हो सकता है। हेरिडिटी, एक्सेसिव ईटिंग, फास्ट मेटाबॉलिज्म, बोथ A and B। जन्मजात हो सकता है, हेरिडिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं तब हो सकती है, फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा तो नहीं होगी। तो इसका जो आंसर होने वाला है बोथ A and B। बच्चों यहाँ पे 11th वन क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं और ये पैटर्न बच्चों आजकल बहुत देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो असर्शन क्या है, एक
स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फाइन। तो चलिए, फिजिकल एजुकेशन इज एन इलेक्टिव डिसिप्लिन, राइट, ये सही है, सही लाइन है। रीजन है फिजिकल एजुकेशन बोरोज प्रिंसिपल फ्रॉम अदर एलिट फील्ड्स, ये भी लाइन सही है। तो यहाँ पे बच्चों ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक इलेक्टिव डिसिप्लिन है, और इसका रीजन देते हैं क्योंकि फिजिकल एजुकेशन और जितने भी फील्ड हैं, एलिट फील्ड्स हैं, उनसे सिद्धांतों को क्या करता है, बोरो करता है, उधार लेता है। इट मीन्स कि ये मिला जुला रूप है और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका, तो ये राइट है। तो जो इसका आंसर होने वाला है बच्चों वो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इसके लिए आप रेडी रहें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में, मैच लिस्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर कोड गिवन। बहुत आसान सा दिया है इन्होंने। विटामिन ए आपको पता होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी पायरिया, जिसको कि ब्लीडिंग जम्स हमेशा एक ऑप्शन होता है विटामिन सी के लिए 11th-12th की क्लास में, लेकिन पायरिया जो होता है ये भी दांतों की एक बीमारी होती है। तो यहाँ पे विटामिन सी का सही आंसर होगा पायरिया। विटामिन डी रिकेट्स। तो आप मैच कर लेंगे कौन सा कोड है और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट वन है बच्चे, आइडेंटिफाई द बिलो गिवन आसनास एंड राइट द नेम्स। आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे एक स्टिक डायग्राम्स दिए गए हैं ABCD, और आपको फाइंड आउट करना है ये कौन कौन से आसनास हैं। तो बच्चों फर्स्ट आसन है भुजंगासना, जिसको कोबरा पोज भी कहते हैं, और नेक्स्ट वन है त्रिकोणासना, C1 है पश्चिमोत्तानासन, और D1 है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। देखिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत अच्छा है। जब तक आपको अच्छे से पता नहीं होगा कौन सा आसन कैसा होता है तो आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों, ये मूवमेंट से रिलेटेड है, और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे उनको ये बहुत आसान लगेगा, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बहुत आसान करने वाला हूँ। जनरली बच्चों आइडेंटिफाई द ह्यूमन मूवमेंट एंड गिव दियर नेम्स, तो ये भी हमारे 5th यूनिट के बाद के चैप्टर में से है। तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है जिसमें कि ये एल्बो का एंगल कम होता जाता है, जो जॉइंट्स है यहाँ पे ये एंगल जो कम हो रहा है इसके बीच का, जब भी एंगल कम होता है तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। ये एक्टिविटी, ये मूवमेंट क्या है, फ्लेक्शन। यहाँ पे बच्चों ये डायग्राम थोड़ा सा गलत दिया है, ये आर्म्स जो है ये स्ट्रेट होनी चाहिए थी, और ये एरो जो होना चाहिए था ये नीचे के लिए होना चाहिए था, तो ये कहलाता एक्सटेंशन। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का। ये देखिए बच्चों, देखिए ये दो जॉइंट्स हैं, यहाँ पे दो बोन्स हैं, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, अप्रॉक्स 180 170 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, जस्ट उल्टा हो रहा है 180 170 के। तो ये वाली कंडीशन जो है वो कहलाएगी फ्लेक्शन, और ये वाली कंडीशन जो है वो कहलाएगी एक्सटेंशन। ओके, चलिए फिर से चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ को। यहाँ पे जो C है, यहाँ पे डायग्राम दिया है, आप ध्यान से देखेंगे इसे। पहले नॉर्मल हैंड्स से, जैसे कि आप खड़े होते हो एक अटेंशन टाइप की पोजीशन में, उसके बाद ये आर्म्स को एरो के द्वारा यहाँ दिखाया गया है, ये ऊपर जा रहे हैं आर्म्स। तो ये क्या है बच्चों, बॉडी से दूर जब कोई चीज़ जाती है, बॉडी से आर्म्स क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अबडक्शन। क्या कहलाएगा, अबडक्शन। और यहाँ पे बच्चों देखो आर्म्स पहले ऐसे थे, अबडक्शन वाली कंडीशन थी पहले, अब एरो नीचे की तरफ है। इट मीन्स कि आर्म्स क्या हो रहे हैं, टुवार्ड्स द सेंटर आ रहे हैं, टुवार्ड्स द बॉडी आ रहे हैं, मिड लाइन आ रहे हैं, तो ये कहलाता है अडक्शन। इसको याद करने का कैसा है बच्चों, आप ये याद कर लीजिए कि जब आर्म्स बाहर से टुवार्ड्स द बॉडी जा रहे हैं, मिड लाइन जा रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, ऐड हो रहा है, आर्म्स का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये कहलाएगा अडक्शन। फाइन।
इसके बारे में बाद में क्लास लेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों, डिजाइन अ फ्री हैंड 4 एक्सरसाइजेस प्रोग्राम फॉर क्योरिंग राउंड शोल्डर्स। तो राउंड शोल्डर्स कैसे क्योर होता है, ये इसके लिए आपको क्या करना है, डायग्राम डिजाइन करना है। तो डायग्राम डिजाइन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम कैसे डिजाइन होगा। ये है बच्चों फ्री हैंड एक्सरसाइजेस टू क्योर राउंड शोल्डर। फ्री हैंड एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि हमें कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं करना है, जैसे कि डंबल्स, वेट, ये सब। ओके, तो ये देखिए, ये यहाँ पे पुलअप बार्स में है, ये देखिए एक आसन है, ये स्क्वीज कर रहा है पीछे की तरफ को, और यहाँ पे ये आर्म्स को ऊपर लेके जा रहा है, ये भुजंग आसन कर रहा है, और ये क्या है, एक तरीके से प्लैंक एक्टिविटी है। और यहाँ पर ये क्या है, लाइंग पोजीशन में है और आर्म्स को पीछे की तरफ कर रहे हैं ताकि जो राउंड शोल्डर है वो सही हो जाए। तो आपको ऐसे डायग्राम फिल करने होंगे, उनका नाम लिखना होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में बच्चों जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन ODD एंड SPD ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स। हमको जो ODD है और जो SPD है उसके बीच में 2 सिम्टम्स को देके क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो है, और उसमें है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, जैसा कि पहले भी बताया था। इसमें जो भी अराउंड बच्चों के, जो बच्चा ODD से ग्रसित है, जिसको ये डिसऑर्डर है, वो क्या करता है, अपने अराउंड में जितने भी बच्चे होते हैं उनको परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। तो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है, पैटर्न ऑफ डिसओबीडियंस है, किसी का कहना नहीं मानेगा, रेबेलियस है, विद्रोही टाइप का बच्चा है, एंगर आउटबर्स्ट है, इट मीन्स कि बहुत तेज गुस्सा आने वाला है, बहुत तेज गुस्सा आता है, डेलिबरेटली अनोइंग, इट मीन्स कि बार बार परेशान करना, रिफ्यूज टू ओबे, आपने कहा, फादर ने कहा जाओ बच्चे मेरे लिए पानी लेके आओ, नहीं मैं नहीं लेके आऊँगा, दिस टाइप का जो बिहेवियर है इसके अंडर में आता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है, डिफ़िकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग, जो सेंसेस हैं वो थोड़ा सा क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो डिफ़िकल्टी इन रिस्पॉन्स करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। न्यूरोलॉजिकल जाम, इट मीन्स कि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, उनके थ्रू जो सेंसेस जाते हैं वो एक तरीके के जाम वाली कंडीशन हो जाती है, जैसे कि ट्रैफिक जाम होता है। रीडिंग इज़ डिफ़िकल्ट, रीडिंग में क्या होती है, डिफ़िकल्टी फेस करता है। प्रॉब्लम इन सेंसेस, सेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि चलना फिरना, दौड़ना, कोऑर्डिनेशन या कोई गेम खेलना, ये सब मोटर रिस्पॉन्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट वन है बच्चों, जो इसके और में क्वेश्चन था वो था कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आपको डिफरेंसेस बताने थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एंजाइटी अटैक, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है उसमें क्या है, एंजाइटी अटैक है, इम्पल्सिव है, मूड स्विंग है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टॉक एक्सेसिवली, मतलब बहुत ज़्यादा बातों नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में क्या है, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट करने से अवॉइड करता है बच्चा। प्रीफर टू रिमेन अलोन, वो अकेला रहना पसंद करता है। कांट एक्सप्रेस फीलिंग्स, वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता। रेपिटेटिव बिहेवियर को दोहराता है, मतलब किसी भी बिहेवियर को, व्यवहार को दोहराता है। बच्चों यहाँ पे अब एक जो BMI से रिलेटेड है वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे 16th वन, दोनों ऑप्शनल और जो मेन क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन है, बिलो गिवन इज द BMI डाटा ऑफ अ स्कूल हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप के लिए बच्चों एक डाटा दिया गया है BMI का, तो ये देखना है, ये पाई चार्ट कहते हैं हम इसको। यहाँ पे बच्चों ये चीज़ें ध्यान देने लायक हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके, ओके, और उसके बेसिस पे कुछ क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले ही आराम से देख लेंगे। देखिए 18.5 to 24.9 से ये क्या होता है, नॉर्मल वेट होता है। ये अंडर वेट है, लेस देन 18.5। ये है आपका
ओवरवेट और ये है ओबेज क्लास 1। अब इसके बेसिस पे ये देखिए, आप पाई चार्ट देखिए, सबसे ज़्यादा कैसे बच्चे हैं, नॉर्मल वेट वाले बच्चे हैं। उसके बाद में जो ये लाइन है ये कौन सी वाली है, ये वाली लाइन है। उसके बाद में जो ओवरवेट हैं वो ये ब्लैक है, और जो ओबेज फर्स्ट क्लास हैं वो ये वाली लाइन है। तो आपको ध्यान देना है, ये नॉर्म्स आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए। इसके बाद में हम क्वेश्चंस को लेते हैं बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल्स इनटू। अब आपको देखना है कौन से में मेजर है, सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, तो सबसे ज़्यादा पार्ट है नॉर्मल वेट का। फाइन, तो सबसे ज़्यादा क्या है, नॉर्मल वेट है। उसके बाद में बच्चों द स्कूल हैज़ टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ। कोई भी स्कूल है वो एक्टिविटी प्रोग्राम डेवलप करता है, तो किस लिए करता है, बच्चों की फिटनेस के लिए, ताकि बच्चे क्या हों, फिट हों। तो यहाँ पे जनरली कौन सा आने वाला है, जो ओबेस टाइप के बच्चे हैं उनके लिए ही क्या होगा, ये प्रोग्राम बनाया जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे देखिए आप 17 का डी ऑप्शन है। बी का डी ऑप्शन है। इट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा फैटी हैं, ओबेस हैं, ये वाले जो बच्चे हैं ओबेस हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया जाता है। इसके बाद में विच कैटेगरी इज़ रिलेटेड टू अंडरवेट। तो मैंने आपको नॉर्म्स में पहले ही बता दिया था, दिस वन कैटेगरी इज़ फॉल इन्स टू अंडरवेट। तो कौन सी कैटेगरी होगी ये आपको बताना है। इसके बाद में 18th वन क्वेश्चन है, रमन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th एंड इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। ड्यूरिंग अ रिसेंट मेडिकल चेकअप एट स्कूल ही वॉज एडवाइज टू प्रैक्टिस योगा एंड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर क्योरिंग इट। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग। एक बच्चा है रमन नाम का, 8th क्लास का है, वो ओबेसिटी मोटापे से ग्रसित है। वो ड्यूरिंग अ रिसेंट मेडिकल चेकअप, एक मेडिकल चेकअप के दौरान पता चला और उसको एडवाइस किया गया कि वो योगा प्रैक्टिस करे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग ले। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, द योगा इंस्ट्रक्टर एट द स्कूल हैज़ आस्क्ड रमन टू परफॉर्म। योगा इंस्ट्रक्टर जो भी हैं आपकी स्कूल में, किसी भी स्कूल में, वो रमन से क्या परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे, वो रमन से भुजंगासना, वो बहुत मोटा है बेचारा, वो भुजंगासना इतनी आसानी से नहीं कर सकता, पवन मुक्तासन इतनी आसानी से नहीं कर सकता, चक्रासना इतनी आसानी से नहीं कर सकता, तो उसको एडवाइस करेंगे सबसे सिंपल आसन यहाँ पे है वज्रासना। फाइन, यहाँ पे देखो फिर से BMI वाला क्वेश्चन आ गया। द BMI इंडेक्स फॉर एन ओबेज पर्सन इज। ओबेज के लिए कौन सी कैटेगरी है, ये है आपकी अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ये ग्रेटर देन 25 है, ओवरवेट एंड ग्रेटर देन 30 है ओबेज। तो यहाँ पे आंसर होगा सी। ड्यू टू ओबेसिटी रमन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नॉक नीज फॉर विच ही इज एडवाइज टू। आपको मैंने बताया था नॉक का मतलब होता है जैसे कि दरवाज़ा खटखटाना, तो नॉक नीज का मतलब है दोनों नीज का आपस में टकराना। तो उसको क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि ओबेज है वो बहुत ज़्यादा, ओबेज व्यक्ति में नॉक नीज बहुत आसानी से देखने को मिलता है। तो बच्चों फर्स्ट वन ऑप्शन है वॉक ऑन इनर एजेस ऑफ फुट, वॉक ऑन आउटर एजेस ऑफ फुट, मतलब जो फुट के इनर एज हैं, इनसाइड वाले एज हैं, उन पे चलना है, आउटर एज है उन पे चलना है, वॉक ऑन हील्स और वॉक ऑन टोज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट। अब बच्चों यहाँ पे कंपेयर एनी 3 माइक्रो मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज एंड बेनिफिट्स। कंपेयर एनी 3 फैट सोल्यूबल विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज एंड बेनिफिट्स। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माइक्रो मिनरल्स हैं आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर एंड हीमोग्लोबिन, कॉपर सॉरी। हार्मोन्स, आयोडीन क्या है, हार्मोन्स हैं, ग्रोथ, गॉइटर, मेंटल रिटार्डनेस, सी फूड में मिलता है, सॉल्ट फिश। आयरन क्या करता है, एनीमिया, लीवर, ड्राई फ्रूट्स और बनाना, एनीमिया को कम करता है। एनीमिया का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। क्रोमियम इंसुलिन, डायबिटीज़ में जो हेल्पफुल होता है।
सोयाबीन से मिलता है, ब्लैक ग्राम से मिलता है, बार्ले से मिलता है। कॉपर, हीमोग्लोबिन, एग, पल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स। अब आता है बच्चों फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स क्या है? विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, ये होता है जीरोथालमिया, जिसमें आंसू बनना बंद हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ आइज कहते हैं। पपाया, स्पिनच, मिल्क कर्ड, कैरोट से सही होगा। विटामिन डी टीथ, बोन एंड कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सनलाइट, मिल्क, एग यॉक से मिलता है। विटामिन ए टोकोफेरल, फर्टिलिटी, एड्रेनलिन ग्लैंड, स्किन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें फ्रेश फ्रूट खाने हैं, बटर, कॉटन सीड्स, ओके। विटामिन के क्लोटिंग ऑफ ब्लड, एनीमिया, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच, ये इसके सोर्सेज हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का बनने के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे है 21, क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज व्हाइल इनलिस्टिंग द सब पार्ट्स। आपको क्या करना है? कॉमन इंजरीज जो भी हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं, उनको इनलिस्ट करना है विद सब पार्ट्स। अब सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अभी आपका ये लेसन चला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। जो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं बच्चों, वो 3 टाइप की होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, कोमल ऊतक वाली जो चोटें होती हैं, बोन इंजरीज, अस्थि वाली, और जॉइंट इंजरीज, संधि वाली या जोड़ वाली। तो इसमें फर्स्ट वन है कंट्यूजन, ब्रूसेस, स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, ये आपको बाद में एक्सप्लेन करा जाएगा। सिंपल फ्रैक्चर हमने एक्सप्लेन किया था, कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पैक्टेड है, ग्रीन स्टिक है, कंपाउंड है, कम्युनिटेड है। जॉइंट में क्या है? शोल्डर डिसलोकेशन है, हिप डिसलोकेशन है, लोअर जॉ का डिसलोकेशन है। लोअर जॉ का डिसलोकेशन जनरली बॉक्सिंग में देखा जाता है या यूएफसी में देखा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास में 21, नेम द टेस्ट यूज टू कैलकुलेट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है हृदय वाहिका तंत्र का जो फिटनेस टेस्ट है, उसका नाम लिखना है। राइट द फॉर्मूला फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स एंड कैलकुलेट लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स इफ ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इज 300 सेकेंड एंड सम ऑफ हार्ट रेट इज 230। अब बच्चों ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन आप देखोगे इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, तो क्वेश्चन को देख के कभी घबराने का नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है आपको और बहुत आसानी से ये हो जाएगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, इसमें है रॉक पॉट वॉक टेस्ट, 1 माइल टेस्ट भी इसको कहते हैं, और 1 माइल्स में होते हैं 600 मीटर्स। द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट VO2 मैक्स इज, ये आपके पास में फॉर्मूला दिया गया है 132.853 माइनस 0.0769 इंटू वेट माइनस 03877 इंटू एज प्लस 6.315 इंटू जेंडर। इससे रिलेटेड एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी आया था, माइनस 3.2649 इंटू टाइम माइनस 0.1565 इंटू हार्ट रेट। नेक्स्ट वन है जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, डेवलप्ड बाय लूसियन ब्रूहा इन 1943। ये भी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को मापने का टेस्ट है, मेजर करने का टेस्ट है। इसमें जो फिटनेस इंडेक्स है बच्चों, वो शॉर्ट फॉर्म है उसकी 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स इंटू 5.5 इंटू पल्स काउंट 1 से लेकर 1.5 मिनट तक, 1 to 1.5 मिनट्स। ये मैंने आपको करवाया है और नेक्स्ट वीडियोस आएंगी चैप्टर वाइज, तो उसमें और अच्छे से करवाया जाएगा। फिटनेस इंडेक्स लॉन्ग टर्म है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स अपॉन डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन पल्स 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 3। आंसर आ जाएगा 65। इसको बाद में आपको डिटेल्ड करवाया जाएगा, तो अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन है, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम इन डिटेल। ये जो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें 6 टेस्ट हैं। फर्स्ट है मोटर फिटनेस टेस्ट है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है,
खड़े होकर दौड़ लगाने वाला स्टार्ट है। 600 मीटर रन एंड वॉक है, 600 मीटर तक आप दौड़ सकते हैं, जो दौड़ नहीं सकते वो चल सकते हैं। सिट एंड रेस ये वाला टेस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। पार्शियल कर्ल अप है, ये टेस्ट है। पुशअप्स फॉर बॉयज़, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स हैं, बॉयज़ के लिए पुशअप्स आप जानते हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है ये, जिसके लिए कि थाइस की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हमको अच्छी चाहिए। उसके बाद में 7th वन है एजिलिटी। एजिलिटी जनरली फुर्तीलापन है। 4x10 मीटर शटल रन इसके लिए करवाई जाती है। इसके बाद में ये आपको डिटेल्ड करने हैं, दो टेस्ट इनमें से कोई से भी ले लीजिए, उनको आप उनका प्रोसीजर देख लीजिए, वो आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में है बच्चों स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन दियर इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट्स ऑफ योर चॉइस। आपकी स्पोर्ट्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर इसके जो आंसर्स हैं ये आप देख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट वन है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये फुटबॉल है, ये यहाँ पे रखी गई है। कोई भी एक वस्तु है वो अपनी जगह में स्थिर रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। यह है बच्चों अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए यहाँ पे पैर से बॉल को मारेगा तो क्या होगा, ये बॉल क्या है, आगे जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विल मोशन विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बॉल पहले रेस्ट में थी, किक करी, ये आगे गई और ये ऐसे ही आगे जाती रहेगी जब तक कि फिर से इस पर कोई जो फोर्स है वो वर्क ना करे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बॉल आगे क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर देगा, इंटरप्ट कर देगा। ओके, यहाँ पे है ये फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन थी पूरी, ये पूरे जितने भी थे यहाँ तक ये फर्स्ट लॉ में आते हैं, कंसीडर किया जाता है इनको, एक्सप्लेनेशन थी। सेकंड लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्पोर्ट्स एग्जांपल है व्हेन हिटिंग अ टेनिस बॉल द फोर्स ऑफ द रैकेट स्विंग कॉज द बॉल टू एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ स्विंग फोर्स। अ हैवियर बॉल इज स्लोअर देन अ लाइटर वन। मेनली क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है, जितनी तेज़ी से उस पर फोर्स लगाया जाएगा उतनी तेज़ी से बॉल आगे की तरफ जाएगी। और यहाँ पे लिखा है कि ए हैवियर बॉल इज स्लोअर देन अ लाइटर वन। अगर इतना ही फोर्स यहाँ पे हम किसी शॉर्ट पट पे लगाएंगे तो वो इतनी तेज़ी से नहीं जाएगा। फाइन, उसके लिए उतना अच्छा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो मास पे भी डिपेंड करता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था, तो मास पे डिपेंड होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, ये आपको पता होगा बच्चों। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है, जितना बल हम लगाते हैं किसी भी वस्तु पर वो उतना बल हमें वापस लगाती है। फॉर एवरी फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स। ठीक है, जब हम किक करते हैं तो हमारे पैर में भी थोड़ा सा लगती है, पीछे आता है पैर, या फिर क्रिकेट में शॉट लगता है या बेसबॉल में शॉट लगता है, तो जितनी तेज़ी से गेंद हमारे पास में आती है, बैट से हिट होती है, उतनी तेज़ी से वापस भी चली जाती है। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स एक्सटर्नल अपॉन एन ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर स्टेबल ऑब्जेक्ट। ओके, when hitting a baseball, if we call the force on the bat against the ball, the action force, what is the reaction force? Normal reaction force and weight। ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। जो कीपर क्रिकेट में बॉल को पकड़ता है वो एक्शन रिएक्शन को इनहिबिट करता है, क्योंकि कीपर क्या करता है, बॉल को पीछे खींचता है। अगर वो बॉल को पीछे नहीं खींचेगा तो जितनी तेज़ी से बॉल आ रही थी उसके हाथ में लगेगा बॉल, और बॉल भी थोड़ा दूर जाके गिरेगा। फाइन, इसके बाद में है बच्चों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ।
एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। यहाँ पे हमारे पास में 7 टाइप्स की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती हैं, उनको मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओरिएंटेशन एबिलिटी है, कपलिंग एबिलिटी है, ओरिएंटेशन एबिलिटी है, कपलिंग एबिलिटी है, रिएक्शन एबिलिटी है, बैलेंस एबिलिटी है, रिदमिक एबिलिटी है या रिदम एबिलिटी है, एडेप्टेशनल एबिलिटी है, डिफरेंशिएशनल एबिलिटी है। तो बच्चों जब ये लेक्चर चलेगा उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ये। नेक्स्ट वन है बच्चों, जो क्वेश्चन है वो है इसके, और मैं 24 क्वेश्चन है। प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटी एसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो CWSN चिल्ड्रन है उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं हमारे पास में एक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे आपको उसके आंसर दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले है मेडिकल चेकअप, उनका मेडिकल चेकअप होगा। इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड टू बी कंसीडर्ड, कौन से गेम में उसका इंटरेस्ट है। मॉडिफाइड इक्विपमेंट, हम किसी भी CWSN वाले बच्चे को नॉर्मल इक्विपमेंट नहीं दे सकते, उनके लिए मॉडिफाइड इक्विपमेंट होने चाहिए। प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, उनके लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, ज़रूरी है। वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस में वैरायटी होनी चाहिए। मॉडिफाइड रूल्स होने चाहिए, रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं वो मॉडिफाइड वे में हों। प्रीवियस नॉलेज टू बी कंसीडर्ड, इट मीन्स कि प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो उस बच्चे की कौन से गेम में इंटरेस्टेड है, कैसा खेलता है, वो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन बच्चों, जो पहले लेक्चर में बताया था वो क्वेश्चन हमारे सामने है। There are 11 teams participating in a knockout tournament. Explain the procedure to calculate numbers of byes and also with the help of diagram allot। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, इसको ज़रूर करें। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे 3 मार्क्स को क्या करेगा, सिक्योर करेगा। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, तो ये 3 मार्क्स सिक्योर करेगा। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा एक ओवरव्यू है इस क्वेश्चंस का आंसर है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स में किल इंट्रिंसिक मोटिवेशन जस्टिफाई। 2 तरीके के मोटिवेशन होते हैं, अभिप्रेरणा होती है। फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, और सेकंड वन होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बाहरी अभिप्रेरणा है, वो बहुत समय जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको मार देती है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन है एक्सप्लेन अग्रेशन इन स्पोर्ट्स इट टाइप्स। अग्रेशन क्या है, अग्रेशन हार्मफुल बिहेवियर है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। स्पोर्ट्स में कितने टाइप्स के होते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ अग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो मैं एग्रेशन, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अग्रेशन वाला आपको आंसर ओवरव्यू कर देता हूँ। मोटिवेशन क्या है, ड्राइव टू स्ट्राइव। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है बच्चों, वो अंदर से आती है, जो आपके आत्मा से आती है। जैसे कि लर्निंग, आपको इंटरेस्ट है, सीखना है मुझे कुछ। सोशल कांटेक्ट, आप सोशल कांटेक्ट में बने रहना चाहते हो। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, कुछ चीज़ें जानने की जिज्ञासा आपके अंदर, ये कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे कि लॉज हैं, न्यूटन्स के लॉज हैं, जब उन्होंने सोचा, क्यूरियोसिटी थी कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने फाइंड आउट किया। रिस्पेक्ट है, आप रिस्पेक्ट चाहते हैं थोड़ी सी। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है बच्चों, वो है सैलरी, पर्क्स, फ्रेज, अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रमोशन, पनिशमेंट। इसकी वजह से जो बाहरी अभिप्रेरणा, जो बाहरी व्यक्ति से मिलती है कि हाँ मुझे इनाम मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कुछ नगद रुपया मिलेगा, तो उसे कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
अब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों एग्रेशन में आ जाते हैं। एग्रेशन स्पोर्ट्स में कितने टाइप के होते हैं? एक है हॉस्टाइल अग्रेशन, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, थर्ड वन है असर्टिव बिहेवियर। तो हॉस्टाइल अग्रेशन क्या है? हॉस्टाइल से आपको याद रखना है जो होश उड़ा दे। होश उड़ाने का मतलब है टू कॉज हार्म फिजिकल और साइकोलॉजिकल। कोई भी एक प्लेयर है वो हार्म करना चाहता है फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी और साइकोलॉजिकली भी, मानसिक रूप से भी। तो जैसे यहाँ पे क्रिकेट में लिया गया डेलिब्रेट बाउंसर, तो बाउंसर से क्या होगा? एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा और दूसरा फिजिकल हार्म हो सकता है, किसी के सर में लग सकती है और लगती है, उसके लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं, वो हेलमेट है। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन क्या है? चैनल्ड अग्रेशन। ये चैनल्ड है, एक तरीके से माध्यम है टू विन कंपटीशन। इसका मेन मुद्दा क्या है? कंपटीशन को विन करना है विदाउट एक्चुअल एंगर। जो एक्चुअल एंगर है जो कि हमें यहाँ दिख रहा था, उसको हटा के जो यहाँ पे दिखेगा वो इंस्ट्रूमेंटल होगा। एग्रेशन एग्रेसिव टैकल। एग्रेसिव टैकल है मतलब जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, बहुत टाइम जो बाउंड्री के फील्डर्स होते हैं उनके सामने बॉल गिरती है, अब वो बाउंड्री बचाएं या वो कैच के लिए अटेम्प्ट करें, तो वो जनरली क्या है, अगर इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन है तो वो कैच के लिए अटेम्प्ट करेगा, तो एग्रेसिव टैकल्स हैं। या फिर कई बार जैसे बॉलर बॉलिंग करता है, रनर्स दौड़ रहे हैं, तो वो उनके सामने आ जाते हैं या थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो वो एग्रेसिव टैकल्स हैं। असर्टिव बिहेवियर क्या है बच्चों? इसमें जनरली हार्म नहीं है, लेजिटिमेट फोर्स होती है, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट बनाया जाता है दूसरे के ऊपर। इसका इजी एग्जांपल है स्लेजिंग, दूसरे को चिढ़ाना। T20 के मैच में अगर कोई बैट्समैन स्लो बैटिंग कर रहा है तो उसको कहना कि ये टेस्ट मैच नहीं है, इस तरीके की स्लेजिंग होती है। 27th क्वेश्चन है बच्चों, enlist the big 5 theory personalities and describe any 3 of them while comparing their characteristics। बिग 5 फैक्टर थ्योरी है बच्चों आपके पास में, ये साइकोलॉजी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, डिफाइन स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी एंड लिस्ट दियर कॉजेज एंड प्रिकॉशंस। जो स्पाइन है, आपकी स्पाइन बोन है, उसके डिफॉर्मिटीज़ को लिखना है और कॉज एंड प्रिकॉशंस को लिखना है। तो यहाँ पे आपको आंसर की ओर ले चलता हूँ। जो बिग 5 फैक्टर थ्योरीज हैं वो है आपकी कंसाइसनेस, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एग्रीबलनेस। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। स्पाइनल कर्वेचर की जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, डिफॉर्मिटीज़ रिलेटेड टू स्पाइन, वीक मसल्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन कर्वेचर। ओके, 3 टाइप्स हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। नॉर्मल व्यक्ति ऐसा होता है। लॉर्डोसिस ये है, देखिए ये स्वे बैक भी कहते हैं, इसे हॉलो बैक कहते हैं। काइफोसिस जो ये थोरैक रीजन है, सर्वाइकल रीजन है, ये बाहर आ जाता है। स्कोलियोसिस ये लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ये एस शेप की हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्रिएट अ टेबल एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सरसाइज गाइडलाइंस। ये मे बी 5th वन चैप्टर से है क्वेश्चन, इसके बारे में जनरली आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ कौन सी हैं? यहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस दी हुई हैं, लेकिन इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, प्यूबर्टी जिसे एडोलसेंस कहते हैं, एंड अडल्टहुड, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद है विच आर द आसनास प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। आपको हाइपरटेंशन वाला आसना बताना है और उसके बारे में कोई 2 आसन बताने हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। विच आर द आसना प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। अस्थमा को क्योर करने वाले 2 आसन बताने हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। तो एक ओवरव्यू बता देता हूँ आपको लिखना कैसे है। यह है हाइपरटेंशन में कौन कौन से आसन हैं। ताड़ासना है, वज्रासना है, पवन मुक्तासना है, भुजंगासना है और शवासना है। यहाँ पे स्टैंडिंग भुजंगासना दिखाया हुआ है एक तरीके से। अस्थमा में कौन कौन से आसनास होते हैं? सुखासना है, चक्रासना है, गोमुख आसन है, ये एक तरीके से पर्वतासन है,
भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन है और मत्स्यासन है। तो ये इसके इन किसी भी 2 आसनों के बारे में आपको डिटेल से लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, कैसे किया जाता है, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। लास्ट वन है, रुद्रा इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डेटा फॉर असेसिंग फिजिकल फिटनेस अमंग सीनियर सिटीजन एट हिज residential complex. He plans to administer test for assessing lower body flexibility, upper body flexibility, lower body strength. List the test he should conduct and also explain in detail the procedure of its administration along with scoring system. ये बच्चों सीनियर सिटीजन टेस्ट से है, रिलेटेड है। एक रुद्रा नाम का है व्यक्ति, वो चाहता है कि सीनियर सिटीजन पे मैं टेस्ट करूं। वो उनके लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को असेस करना चाहता है, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, जो अपर बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मापना चाहता है, मेजर करना चाहता है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहता है। तो आपके पास में सीनियर सिटीजन से रिलेटेड टेस्ट थे, ये है चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो इसमें से आपको डिसाइड करना है फ्लेक्सिबिलिटी के कौन कौन से टेस्ट हैं, अपर फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर लेग फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी पार्ट का स्ट्रेंथ जो है उसके स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करना है। इनमें से ही टेस्ट है आपके पास में, ये आपको ध्यान देना है। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं तक है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।